everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. Welcome you all. आज की वीडियो है हमारी केस टेकिंग सीरीज की सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। आप सभी को पसंद आई हो यही आशा है मेरी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी केस टेकिंग होता क्या है। केस टेकिंग में जब शुरुआत करते हैं पेशेंट से, फर्स्ट हम मिलते हैं, तो उसके बाद से आपको सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, जिसमें हमने बात की थी फोकस की और साउंड सेंसेस होने की। साउंड सेंसेस में दो डिफरेंट टॉपिक्स थे, जिसमें की था कि आप अनबाइज्ड और नॉन जजमेंटल रहेंगे डायग्नोसिस को लेकर। साथ ही साथ हमने बात की थी डायग्नोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, जबकि अभी डायग्नोसिस की इंपॉर्टेंस भी पता है और हमें ये भी पता है कि हमें क्यों बायस नहीं रहना है डायग्नोसिस को लेकर। इंडिविजुअलिटी कैसे हमें क्रिएट करनी है और ये क्यों जरूरी है, ये सभी चीजों के बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। और एक बहुत स्पेशल केस मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो प्लीज अभी तक नहीं देखी तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको शायद अपनी प्रैक्टिस में उससे हेल्प मिल सके। आज हम बात करेंगे टाइम बाउंडेड रहने की। टाइम बाउंडेड रहना है या फिर नहीं रहना है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टिल येट। शेयर कीजिए वीडियोस, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए अपने बैचमेट्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको इन वीडियोस से बेनिफिट मिल रहा है तो पक्का शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। इसके साथ साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का साइमल्टेनियस पूरा सीरीज हमारा इंटरमिटेंट फीवर का फिनिश हुआ है और अब उसकी एक नई सीरीज स्टार्ट होगी, फाउजम नंबर 245 ऑनवर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ डोजेस, जिसे भी देखते रहिएगा। शॉर्ट वीडियोस चैनल पर आते रहते हैं, उन्हें भी चेकआउट करते रहिए। आज हम बात कर रहे हैं टाइम बाउंडेड होने की। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि टाइम, जो समय है, एक फिजिशियन को कितना देना है एक पेशेंट को। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप एक पेशेंट को देखते हैं तो आप बहुत ज्यादा हेस्टी होकर नहीं देखें। तो इसलिए कुछ फिजिशियंस जो है वो दिन के कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स ही देखते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स, और उनका टाइम फिक्स होता है। वो एक दिन में इतने पेशेंट्स देखने वाले हैं ताकि वो एक एक पेशेंट को पर्टिकुलर टाइम दे सके, उसकी बात को अच्छे से सुन सके और फिर अच्छे से एनालाइज करके केस को उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। तो ये जरूरी नहीं है एज अ होम्योपैथ आपको करना है। बहुत सारे कन्वेंशनल मेडिसिन वाले या आयुर्वेदा वाले या डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स हैं, वो सभी इस तरह से कई बार अपने क्लिनिक पर या फिर अपनी डेली प्रैक्टिस में करते हैं। अब बात आ जाती है एज अ होम्योपैथ आपको क्या करना है। सी, अकॉर्डिंग टू मी और माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक पेशेंट को अच्छे से समय दें। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस ऐसी जगह पर होती है जहां आप बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते पेशेंट को। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जहां पर फ्री डिस्पेंसरीज हैं, वहां पेशेंट लोड बहुत ज्यादा होता है और आप किसी भी पेशेंट को 9 to 4 में, 10 to 4 में मना नहीं कर सकते हो या जाने को नहीं बोल सकते हो। आपकी जितनी लिस्ट ऑफ पेशेंट्स आ गए हैं या आपके पास जितने पेशेंट की एंट्री हो गई है, स्लिप बन गई है, आपको उन सभी पेशेंट्स को देखना है उसी टाइम स्लॉट के अंदर। तो आपका प्रेस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए? क्विक प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें क्लिनिक प्रैक्टिस की या फिर ऐसी प्रैक्टिस की जहां पर आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं पेशेंट को, पर इस वजह से नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिटेल केस टेकिंग नहीं करना चाहते। सी, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपके पास आप एक क्लिनिक प्रैक्टिस में है या अपनी प्रैक्टिस में आप जो है अर्निंग के लिए कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस प्राइवेट प्रैक्टिस में है, तो मेरा मानना यह है कि आपको प्राइवेट प्रैक्टिस में, क्योंकि पेशेंट आपको पे भी करते हैं उस चीज के लिए, आपको एक नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो देखने चाहिए और रिमेनिंग पेशेंट्स को अगले दिन के अपॉइंटमेंट, इफ इट इज नॉट एन इमरजेंसी और एन अर्जेंट केस, बहुत अक्यूट केस नहीं है, तो आप उस केस को अगले दिन का अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है। बहुत ज्यादा जल्दी केसेस देखने से पहली चीज, आप मेडिसिन को टारगेट नहीं कर पाते हैं, केस को अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं। सी, व्हाट हैपेंस इज, जब आपके पास पेशेंट विजिट करता है तो वो चाहता है कि डॉक्टर उनको अच्छे से सुने। आधे से ज्यादा परेशानी पेशेंट की वही खत्म हो जाती है जहां पर वो अपने फिजिशियन से अच्छे से बात कर ले और फिजिशियन उन्हें अच्छे से काउंसिल कर दे या फिर उनकी बात को अच्छे से सुन ले।
वहीं पर आपने आधी बैटल जीत ली है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप पेशेंट को देख रहे हैं तो आप केस टेकिंग डिटेल में कीजिए और फिर उसका एनालिसिस करिए और फिर उसे दवाई दीजिए। इसलिए कि भाई आपके पास और 20 लोगों की पेशेंट की भीड़ बाहर खड़ी है, आपने पेशेंट का सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सुना और पेशेंट जो है एक क्रॉनिक सफरर है। अक्यूट केसेस में आप थ्री सिम्टम्स लेकर भी बहुत अच्छा प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं और बहुत अच्छी मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक केसेस जहां पेशेंट 10-10, 12-12 साल पुरानी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, वहां पर आपने उनके सिर्फ 2 कंप्लेंट सुनी, 3 कंप्लेंट सुनी और फिर आपने एक जनरल प्रेस्क्रिप्शन कर दिया कि जॉइंट पेन है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 मेडिसिन में से रफली यू फाइंड आउट, पिक आउट दिस वन और आपने प्रेस्क्राइब कर दिया। दिस इज नॉट द वे टू प्रेस्क्राइब होम्योपैथी। एज आई ऑलवेज से, अपने पेशेंट को समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन जो है वो अच्छे से डिटेल केस टेकिंग या फिर फॉलोअप में फिर से डिटेल में बात किए बिना नहीं किया जा सकता। ये आप सभी अभी तक जान चुके होंगे क्योंकि अब सारे व्यूअर्स जो है मेरे बहुत अच्छे से ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप एक एक पेशेंट को समय दें और वो जो दूसरे लोड है आपका, सिर्फ आपके पेशेंट लोड की या आपकी अर्निंग के लिए आप पेशेंट्स को जल्दी जल्दी देखकर बस ठीक है हो गया ना, ऐसा वाला जो है एटीट्यूड अगर आप रख रहे हैं इन योर डेली इन योर प्राइवेट प्रैक्टिस, सो आई वुड रादर सजेस्ट डोंट डू इट। क्योंकि पेशेंट आपके पास बहुत सारी उम्मीदें लेकर आते हैं और भले ही आपकी दवा बहुत अच्छी सिलेक्ट हो, आपको उनको फर्स्ट वीक में आराम भी दे दे, पर पेशेंट को सुनना, क्योंकि उनके पास शायद कोई और नहीं है अपनी बातें कहने के लिए, उनको सुनना, उनकी मानसिकता को समझना एक बहुत बहुत बड़ा आर्ट है जो हम होम्योपैथ्स के पास है। ये वाला स्किल, ये आर्ट और किसी भी फील्ड में नहीं है जहां हम पेशेंट की पीड़ा को कम कर सकते हैं, उनकी मेंटल सफरिंग को कम कर सकते हैं बाय काउंसलिंग देम एज वेल एज प्रिस्क्राइबिंग देम अ गुड एंड परफेक्ट मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम सिमिलैरिटी ऑफ मेंटल जनरल्स। तो ये बहुत ज्यादा एक बहुत ही भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे हाथ में, जिसे हमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा कमाना है। इस वजह से उस गिफ्ट का यूज अगर हम ना करें तो एज अ डॉक्टर आप कहीं ना कहीं कम रह जाएंगे। सो टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, टू बी अ सक्सेसफुल फिजिशियन, आप हमेशा याद रखिए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स देखने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको सक्सेस मिलेगी जब आप नंबर ऑफ पेशेंट्स देखें लेकिन उन्हें बहुत तसल्ली से देखें और उनको बहुत अच्छे से देखकर उनका ट्रीटमेंट उन्हें क्योर तक पहुंचाएं। आप गवर्नमेंट सेटअप की बात करते हैं जहां डिस्पेंसरीज हैं, जहां पर फ्री मेडिसिन है और पेशेंट्स की लाइन लगी होती है, ऐसे में अब फिजिशियन की क्या ड्यूटी है? डेफिनेटली वो वहां पर एक एक पेशेंट को आधे घंटे लेकर नहीं बैठ सकते, तो वहां हो जाती है एक मजबूरी, राइट? तो वहां एक मजबूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि अगर वो एक केस है जो क्रॉनिक केस है तो आप एक बार मेडिसिन दीजिए, लेकिन कोई ऐसा टाइम स्लॉट पेशेंट को दे दीजिए कि इन आवर्स में आप थोड़ा सा फ्री होते हैं या आफ्टर लंच आप थोड़ा सा फ्री होते हैं, तो पेशेंट जो क्रॉनिक सफरर्स है वो आपके पास आकर आपको एक केस टेकिंग दे सकते हैं अच्छे से डिटेल में। अक्यूट केसेस है तो आप फिर भी फटाफट क्विक प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, जो अगेन एक बहुत बड़ा टैलेंट है। क्विक प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने बताया जॉइंट पेन, आपने दे दी ब्रायनिया, आपको बताया हेमोरॉइड्स, आपने दे दी एस्किलस, बताया हेडेक और आपने दे दी बेलाडोना। सो दिस इज नॉट द क्विक प्रेस्क्रिप्शन। क्विक प्रेस्क्रिप्शन करना भी स्किल है अपने आप में, जिसमें आप बहुत जल्दी ही 3-4 क्वेश्चंस पूछकर ही या सिर्फ एग्जामिन करके पेशेंट को, सिर्फ ऑब्जर्व करके पेशेंट को एक करेक्ट और सटीक मेडिसिन देते हैं, और ये भी आपको समय के साथ आ जाता है और आपको इसके लिए भी मेहनत करनी होती है इफ यू आर इन अ गवर्नमेंट सेक्टर। तो क्विक प्रेस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं है दैट यू आर जस्ट नेग्लेक्टिंग द केस, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, आधी बात सुन रहे हैं बाकी नहीं सुन रहे हैं कि ठीक है दवाई देनी है ना और भेजना है। सो क्विक प्रेस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं है। क्विक प्रेस्क्रिप्शन अगेन आप पेशेंट को अच्छे से देख रहे हैं और आपने 1, 2, 3 सेंटेंसेस में या 5-10 मिनट में आपने उस पेशेंट की मेजॉरिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस को एनालाइज कर लिया और आपने वही पिक करके, ये बहुत सडन रिएक्शंस एंड एक्शंस है, ये क्विक प्रेस्क्रिप्शन में बहुत काम आते हैं। बहुत सारी बुक्स इस तरीके से हैं जो आपको हेल्प करती हैं फटाफट मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए,
जैसे कि हमारी रिपोर्टरीज है, जैसे कि द प्रिस्क्राइबर्स है, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको बहुत क्विक प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प करती है, जो बहुत परफेक्ट होता है। तो दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह है, टाइम बाउंडेड रहना भी और टाइम बाउंडेड नहीं भी रहना। अब एक और चीज है, टाइम बाउंडेड नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट आपके पास अगर केस टेकिंग दे रहा है तो अपनी पूरी जहान भर की कहानियां सुना रहा है और आप सुन रहे हैं। नो, इट शुड बी रेलिवेंट टू द केस। इफ इट इज नॉट रेलिवेंट, अगर वो आपकी केस से रेलिवेंट नहीं है, आपके केस से जुड़ी हुई नहीं है, पेशेंट सिर्फ और सिर्फ इधर उधर बातें घुमा रहे हैं, तो फिर आप पेशेंट को वापस आप केस पर लेकर आएंगे और आप थोड़े से 1-2 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछकर पेशेंट को वापस लेकर आएंगे और फिर केस के बारे में बात करेंगे। तो टाइम बाउंडेड रहने का मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप एक पेशेंट को आधा घंटा दे रहे हैं तो वो आधे घंटे में 20 मिनट अपनी कहानियां सुना रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। जैसे कि एक पेशेंट थे जिन्होंने आकर मुझे बताया कि मैम ये जो सर है उन्होंने मुझे इतनी क्रॉनिक इलनेस के लिए भी उन्होंने मुझे क्या कहा कि हम क्लासिकल होम्योपैथी फॉलो करते हैं और 2-3 क्वेश्चंस पूछे और आपकी ये मेडिसिन है, आप ले लीजिए, इसे 4 टाइम आपको खाना है। और क्योंकि बहुत लोगों की लाइन लगी थी तो उन्होंने 1-2 सवाल पूछे। आपने जितना डिटेल लिया मेरे केस का उतना तो उन्होंने पूछा ही नहीं, और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट 10 मंथ्स तक किया विद द सेम मेडिसिन, बैक एंड अगेन रिपीटिंग द सेम मेडिसिन विद द सेम पोटेंसी। तो आपको जब आप डेली प्रैक्टिस में आते हैं तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस सुनने मिलते हैं। आई एम नॉट कॉमेंटिंग ऑन एनीबडीज वर्क, ना मैं आपकी नजर में लेकर आना चाहती हूँ कि देखिए ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत खराब है, बिल्कुल भी नहीं। पर इन चीजों से हमें क्या सीखना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है, ताकि आपका पेशेंट किसी और के पास जाकर बोले कि आपने एज अ फिजिशियन अपना रोल अच्छे से अदा नहीं किया। तो आपको क्योंकि अच्छे से अपना रोल अदा करना है, अपना फर्ज निभाना है, along with taking care of your services and bread and butter, आपकी सर्वाइवल, आपकी अर्निंग, उन सब के साथ साथ आपको किस तरह से सक्सेसफुल होना है ये टाइम पर बहुत ज्यादा निर्धारित है। आई रियली होप आपने वीडियो को एंजॉय किया। नेक्स्ट टॉपिक केस टेकिंग का अलग होगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।